हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसमें हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी अपने लास्ट सेशन से। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, जितने भी टॉपिक्स थे वो अच्छे से हमने पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। और लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज में अपने एमसीक्यूज देखे थे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें आप कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस यानी कि 4 विकल्प मिलते हैं, और उन विकल्पों में से एक विकल्प सही होता है, वो आपको बताना होता है। यहाँ पर कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया था, जीआईसी साबरी सैन के बच्चों ने। आज के सेशन में आगे के कुछ और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। पहला प्रश्न आपका था एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो यानी जो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ए है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, जल वाष्प देने के लिए पानी को उबालना। बी था आपका मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, बर्फ के पिघलने से पानी का बनना। सी है आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी नमक का पानी में घुलना। और डी है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। तो आपने बताया था कि मैम ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि कंबशन जब भी हो रहा है तो वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन वहां पर हो रही है, जिससे कि नए नए प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं। ओके, सो आंसर था आपका कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी तरलीकृत और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ ब्राउन सॉलिड एंड टू गैसेस, विच रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज? ठीक है, जो ये रिएक्शन आपको दी गई है, जहां पर कहा जा रहा है कि फेरस सल्फेट को अधिक गर्म करने पर एक भूरे रंग का ठोस तथा 2 गैसों का निर्माण होता है, इस प्रतिक्रिया को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। यानी इस अभिक्रिया को आप किस प्रकार की अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ेंगे, किसका ये उदाहरण होगा? क्योंकि आपके पास एक ही अभिकारक है यहाँ पर, और वो आपका 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, तो यानी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर हो रही होगी। साथ में क्या हो रहा है, रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन ये होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिकम्पोजिशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, यानी अपघटन और रेडॉक्स अभिक्रिया है ये है। और आप यहाँ पर बोलते हो कि फेरस सल्फेट जो है आपका वो किस में टूट रहा है? जो यहाँ पर भूरे रंग का ठोस कहा गया है वो फेरिक ऑक्साइड का है, और साथ ही सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड 2 गैसेस बनती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? एक ही है या फिर कई सारी हैं? ठीक है, तो आपने यहाँ पर बताया था कि ऑप्शन बी जो हमारा है ओनली सेकेंड, यानी सिर्फ जो आपकी सेकेंड वाली रिएक्शन है, जहां पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो उन दोनों यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन? निम्न में से कौन सा नहीं होता है जब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है? ए है आपका ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बंधों का निर्माण और पुराने बंध को तोड़ना। बी है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पूरी तरह से अलग गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण। सी है एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि नए उत्पादों को बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु दूसरे के तत्व के परमाणुओं में बदलते हैं। डी है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है, नए उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ए बी और डी जो हैं, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पुराने बंध भी टूटते हैं और नए बंध भी बनते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग होती है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हमेशा जब भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक
परिवर्तन की आप बात करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। जब भी नए पदार्थ के बनने की बात करेंगे तो उसके जो गुण होंगे वो पुराने पदार्थों से इंटायरली डिफरेंट यानी कि पूर्ण रूप से भिन्न होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने H2 + O2 का एग्जाम्पल लिया था। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके वाटर बना रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के कुछ अपने गुण हैं, ऑक्सीजन के कुछ अपने गुण हैं। लेकिन जब आप H2O की बात करते हो वाटर की, तो उसके बिल्कुल ही डिफरेंट अपने प्रॉपर्टीज हैं यानी कि गुण है। ओके, सी है आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए कि नए उत्पादों को बनाने के लिए एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलते हैं। तो ऐसा कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं होता है। एक तत्व के जो परमाणु रहते हैं वो उत्पाद में भी उसी प्रकार से रहते हैं, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है यानी पुनर्व्यवस्था हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन और आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके वाटर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वाटर जब वो बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, इसके अतिरिक्त तो उसमें किसी के भी एटम नहीं है। समझ रहे हैं? ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पहले सिर्फ आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो तब भी आपके पास हाइड्रोजन के परमाणु थे और ऑक्सीजन के परमाणु थे। जब भी आपने बोला वाटर बन गया है H2O तो उसमें भी आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं। पुनर्व्यवस्था इस प्रकार से हुई है कि पहले हाइड्रोजन के परमाणु जो थे वो एक अणु के रूप में पाए जा रहे थे या आपस में जुड़े हुए थे, अपनी जो अष्टक है या अपना जो अक्रिय गैस के समान विन्यास है उसको बना रहे थे। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने आप में अपनी वैलेंसी को पूरी कर रहा था। बाद में उन्होंने पुनर्व्यवस्था की और ऑक्सीजन इस प्रकार से हाइड्रोजन से जुड़ता है और फिर क्या करता है, अपनी वैलेंसी को पूर्ण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पुनर्व्यवस्था हो रही थी। तो आपने बोला ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या नहीं होता है, तो बंधों का निर्माण भी होता है, बंध टूटते भी हैं, पूरी तरह से अलग गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण भी होता है, आपको पता है, और परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है और नए उत्पाद बनते हैं। सिर्फ क्या नहीं हो रहा है कि एक उत्पाद के परमाणु दूसरे उत्पाद के परमाणुओं में नहीं बदलते हैं कभी भी। ठीक है, या एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलते, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यू आर गिवन द solution of lead nitrate in order to obtain a yellow precipitate you should mix with it a solution of ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्राइड, पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, आपको लेड नाइट्रेट का घोल दिया जाता है एक पीला अवक्षेप प्राप्त करने के लिए। आपको इसके साथ इसका घोल मिलाना चाहिए या किसका घोल मिलाना चाहिए, तो आप इसके साथ क्या मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, एक येलो कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। यहाँ पर बच्चे हो क्या रहा है, जो आप लेड नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट आपका पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, और क्या दे रहा है, पोटेशियम आयोडाइड दे रहा है। उस पोटेशियम आयोडाइड का ही क्या बन रहा है, येलो कलर का अवक्षेप बन रहा है, यानी पीले कलर का अवक्षेप आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, लेड नाइट्रेट था आपके पास NO3 होल टॉइस, इसमें आपने क्या मिलाया, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, और पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर क्या होता है, आपको लेड आयोडाइड, ठीक है, इसका अवक्षेप प्राप्त होता है। ओके, यही आपका क्या देगा, येलो पीपीटी देगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो लेड नाइट्रेट आपका किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड से, और येलो पीपीटी आपका किसका आता है, लेड आयोडाइड, और साथ में आपका क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट। इन अभिक्रियाओं को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे से इनको समझा था। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन दिस इक्वेशन Cu plus XHNO3 gives CuNO3 whole twice plus YNO2 plus 2H2O। ठीक है, आपके पास एक अभिक्रिया है, आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, समीकरण है उसके लिए दी गई,
उस समीकरण के लिए को आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपके पास बच्चे अभिक्रिया यहाँ पर दी गई है, कॉपर की अभिक्रिया हो रही है नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक आपको x बताया गया है और एक आपको क्या बताया गया है, y बताया गया है। ठीक है, इन x और y की आपने वैल्यू बतानी, यानी कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पर इस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, यानी संतुलित कर रहे हैं। ओके, अपनी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि किसमें सबसे अधिक आपके परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के अनुसार आप क्या करेंगे, उनको व्यवस्थित करते हैं और पहले उसके परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। जैसे कि आपने कहा, अगर हम अलग अलग तत्व देखें, पहले कॉपर दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन है आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है, इनके अलावा कोई और तत्व है नहीं है, किसी और तत्व के परमाणु नहीं है। अगर आप बात करें कि अभिकारकों में, ये आपके अभिकारक हैं जो इस साइड है, ये क्या है आपके अभिकारक। ठीक है, और इस साइड आपके क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो कॉपर की जो हम बात करें, कॉपर के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में, फिर दूसरा क्या कहाँ देखेंगे आप, उत्पाद में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, कॉपर आप बात कर रहे हैं कॉपर की, लेफ्ट में यानी अभिकारकों में कॉपर कितना है, एक है। उत्पाद में कितना है, उत्पाद में भी एक है। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को तो आपने निकालना ही है, तो इधर आप एक ही मान लो कि एक हाइड्रोजन है सपोज, और इधर आपके कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ठीक है, देन नाइट्रोजन पे आते हैं, तो नाइट्रोजन भी आप सपोज एक मान लो यहाँ पर HNO3 में कि एक ही नाइट्रोजन है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कह रहे हो, जब आप इधर उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में दो तो आपके CuNO3 में दिख रहे हैं आपको नाइट्रोजन, और एक आपको कहाँ दिख रहा है, ये तो टोटल कितने, तीन मान लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं आपके, एक आपका NO3 में तीन ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, और राइट में अगर देखते हैं तो 3 और 2 ये 6 हो गए, यहाँ 2 और हैं, 6 और 2 8, और एक और है यहाँ पर 9। तो इस प्रकार से आप देख लेते हैं कि परमाणु किस किस के अलग हो रहे हैं। हाइड्रोजन के परमाणु आपको इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, एक जगह एक है, एक जगह आपको दो दिख रहे हैं। नाइट्रोजन के इस प्रकार दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के इस प्रकार दिख रहे हैं। आपको दोनों तरफ बैलेंस करना है, यानी परमाणुओं की संख्या को समान करना है। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए फिर आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम ऐसा कोई अभिकारक या उत्पाद उठाएंगे जिसमें कि सबसे अधिक नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, यानी सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या जिसमें होगी। तो हमने बोला CuNO3 को ले लो, तो उसमें क्या क्या, उसमें कॉपर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तीनों को आपको बैलेंस करना है। कॉपर आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, नाइट्रोजन यहाँ पर आपको बैलेंस होते हुए दिखेगी, ऑक्सीजन क्योंकि इनमें चेंज ही नहीं करना है, चेंज आपको सिर्फ कहाँ करना है, NO2 के नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में करना है, और यहाँ पर HNO3 में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ये पूरा आपने जब ये आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने अच्छे से समझ लिया था कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। तो NO2 में आपके 2, Y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 4 आ जाएगी। और इस प्रकार से अगर आप फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, 2H2 है यानी कि 4 हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ आपके कितने नाइट्रोजन हैं, 4 नाइट्रोजन हैं, 4 लिखा है ना। जब 4HNO3 लिखा है तो वो जो आगे 4 लिखा गया है वो हाइड्रोजन के लिए भी है, नाइट्रोजन के लिए भी, और O2 O3 के लिए भी आपके। ठीक है, यहाँ पर 4 आपके नाइट्रोजन हो गए, तो 2 नाइट्रोजन तो यहाँ हो गए आपके और 2 यहाँ हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू को आपने बैलेंस कर लिया। यहाँ पर आप टोटल कितने कह रहे हो कि आपके 12 आपके ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 6 आपके यहाँ हो गए, 2 और 2 4 यहाँ हो गए, 6 और 4 कितना हो गए, 10, और 2 यहाँ पर हो गए, 12। टोटल ऑक्सीजन भी कितने हो गए आपके, 12 हो गए। तो यानी ये आपकी कैसी है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, यानी संतुलित अभिक्रिया होगी। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। आप लिखेंगे इस अभिक्रिया में
फिर अभिक्रिया लिख देंगे x व y का मान बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in which of the following chemical equations the abbreviations represent the correct states of the reactants and product involved at reaction temperature। ठीक है, सामान्य तापमान की बात कर रहे हैं या अभिक्रिया के लिए जो तापक्रम यूज किया जाता है उस पर निम्नलिखित में से किस रासायनिक समीकरण में संक्षिप्त रूप प्रतिक्रिया तापमान पर शामिल अभिकारकों और उत्पादों की सही अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है, कौन सी इक्वेशन सही लिखी गई है उस रिएक्शन के लिए जहां पर कि उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, किसकी फिजिकल स्टेट, अभिकारकों में जो जो यौगिक आपने लिए हैं, यानी कि क्या लिया गया है, AlCl3 लिया गया है, आपका NH4OH लिया गया है, इसके बाद आपका प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, AlOH होल थ्राइस बन रहा है और NH4Cl बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी। ठीक है, यानी ठोस द्रव गैस होगी। इसके अलावा एक्वस हो सकता है, यानी कि जलीय विलयन की जब आप बात करते हैं वो होता है। तो कौन किस स्टेट में आपको, जब आप रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो, जब आपने कहा कि हमने AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, तो उस टाइम वो कौन सी भौतिक अवस्था में था, क्या वो द्रव अवस्था में था, क्या वो आपका ठोस अवस्था में मिल रहा है, क्या वो आपको गैसीय अवस्था में मिल रहा है, या उसका जलीय विलयन है, किस प्रकार से मिल रहा है। तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया आपको सही सही उसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है या सही सही उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है ए वाला जो आपका ऑप्शन है, AlCl3 आपको एक्वस स्टेट में मिलेगा। AQ लिखा गया है, मैंने जब भी आपको इक्वेशन लिखना सिखाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी पूरी इक्वेशन को आप सही से रिप्रेजेंट तब करते हैं जब आप ब्रैकेट में उसकी फिजिकल स्टेट भी बताते हैं। ठीक है, तो AlCl3 क्या लिखा गया है, AlCl3 और ब्रैकेट में AQ लिखा गया है, यानी कि एक्वस है, जलीय विलयन है उसका। साथ में क्या है, 3NH4OH है, ये भी कैसा है, ये भी एक्वस सोल्यूशन है, ब्रैकेट में एक्वस लिखा गया है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट में S लिख देते हैं इसका मतलब क्या है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में। ठीक है, और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, AlOH का होल थ्राइस मिल रहा है, जो कि क्या है, S लिखा हुआ है, यानी कि ये सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में होगा। और अमोनियम क्लोराइड आपको मिल रहा है जो कि क्या है, एक्वस है, यानी कि जलीय विलयन उसका होगा। ओके, तो इस प्रकार से ए वाला जो आपका है वो करेक्ट रिप्रेजेंट करता है इस रिएक्शन की इक्वेशन। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज नोन एज डैश रिएक्शन। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अपचयन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस, हमने क्या पढ़ा था रिडक्शन में कि किसी भी पदार्थ में जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो उसको क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर वहां से ऑक्सीजन हट रही होगी तब भी उसको अपचयन कहेंगे, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब भी उसको अपचयन कहा जाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका, इन अ डैश रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। क्या कहा गया, इस अभिक्रिया में 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ या आपके यौगिक तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, वो जुड़ करके या संयोजित होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो वो कौन सी अभिक्रिया थी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, यानी कि संयोजन अभिक्रिया थी। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में आप क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपके जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तीसरा आपका था, अनबैलेंस्ड रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज, जो आपकी असंतुलित अभिक्रियाएं हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, उनको आप स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं, या फिर क्या कहा जाता है, असंतुलित इक्वेशंस को आपका कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। ओके, रिएक्शंस इन विच, फोर्थ है आपका, हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड डैश रिएक्शंस। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ हीट भी आपकी रिलीज होगी, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो रिडक्शन आपका हो गया, H2 का संयोग बोलो आप, या H2 का हाइड्रोजन का जुड़ना बोलो, ऑक्सीजन का हटना बोलो, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोलो, तो वो क्या है, रिडक्शन है, अपचयन।
इसके ठीक विपरीत ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उपचयन जिसे आप कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपके जुड़ेंगे तो उसको आप क्या कहते हैं? एक उत्पाद बनाएंगे अगर, तो उसको आप संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अनबैलेंस्ड रिएक्शन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो आपकी होती है, असंतुलित अभिक्रियाएं या असंतुलित समीकरण जो होते हैं, उनको कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है या बनती है, रिलीज होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या है? आपकी संयोजन अभिक्रिया है। ओके, तीसरा है आपका असंतुलित अभिक्रिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो किसके रूप में? कंकाली समीकरण के रूप में या कंकाल समीकरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फोर्थ है आपका जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊष्मा दी जाती है या उत्पादों के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसा आप लिखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 1 के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को किया, जहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जाने, और साथ ही साथ फिलअप्स में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति में कुछ पॉइंट्स को पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपके मन में, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।